न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप डिपार्टमेंट को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए अगर रेडियोलॉजिस्ट रखना है, मैं 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, तो ये नहीं पा रहा। मैंने कहा उसकी सैलरी के अलावा 2 लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे। हमें प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है। हमने एडवर्टाइजमेंट किया 5-5 लाख में डॉक्टर नहीं मिलता, क्योंकि अच्छे डॉक्टर हमने उपलब्ध करवाए। ये व्यवस्था मेरे समय की खराब नहीं है। इस व्यवस्था को मैंने जानकारी प्राप्त की, हमारी सरकार ने जानकारी प्राप्त की। गांव का आम आदमी, आम परिवार का व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर को चेक करवाता है। हमारे डॉक्टर हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध ही नहीं करवाई गई। सोचता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, उसको इलाज का पता या तो PGI में लगता है या दिल्ली में लगता है। 1000 करोड़ रुपया हर साल हमारे हिमाचल के लोग अपना इलाज करवाने के लिए हिमाचल से बाहर जाते हैं। कैसे हॉस्पिटल चलेंगे? हमने उस व्यवस्था को बदला है, और व्यवस्था जो बदली है उसमें समय लगता है। उस विचार को अपनी जमा बनाने के लिए अभी समय लगता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज है 2032 तक हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज होंगे, और यहां इलाज करवाने के लिए बाहर से लोग आएंगे। टैक्स क्या नहीं है, कैंसर में हम करते जा रहे हैं। एम्स में MRI करवाने के लिए दिल्ली और इसमें 3-3 महीने की वेटिंग है। आपका कैंसर का इलाज होना है, 3-3 महीने की वेटिंग है। हम उस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप रोज पर्सनल पैट लैब से टेस्ट करवाते हो, मैनुअल टेस्ट होता है आपका। हमने पता किया, दिल्ली के एम्स में मैंने डॉक्टरों की टीम भेजी, और वहां वर्ल्ड क्लास जो ऑटोमेशन लैब लगी है वही पांचों मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो चमियाना है, टांडा है, या ITC है, या देवचंद कालीपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 4 महीने के अंदर वो मशीन को खत्म हो जाए। सबसे पहले हमें इलाज करवाते हुए ये पता लगाना जरूरी है कि मुझे बीमारी क्या है। पेट की दर्द, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी खाने से इलाज नहीं होता है। जैसे जैसे बॉडी की शारीरिक क्षमता कमजोर होती जाती है, आपको बीमारी घेरती जाती है। आज रोबोटिक सर्जरी है। एक रोबोटिक सर्जरी का इलाज करने के लिए 4 लाख रुपया लगता है। 4 लाख रुपया आज चाहे ITC में है, टाटा में है, चमियाना में है, नेहरू चौक में है, हमीरपुर में भी लगने जा रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ एक किसी का ऑपरेशन करना है तो 1,30,000 रुपया खर्चा आता है। हमने कहा कि आम लोगों को सिर्फ 30,000 रुपये में इलाज करना है, 90,000 रुपये सरकार को। ये सब जो इलाज है ये आपसे संबंधित है। आप उनके नाम भी नहीं जानते हुए MRI का ऑटोमेशन है, और आपके जो दर्द है आम जनता की, किसान की दर्द, महिलाओं की दर्द, मजदूर की दर्द, युवाओं की दर्द, सरकार उस दर्द को समझती है, उस दर्द को सोचकर योजनाएं बनाती है, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। आपको जलंधर नहीं जाना पड़ेगा, आपको CMC लुधियाना नहीं जाना पड़ेगा। 6 महीने के भीतर हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में
फैसला मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये ठीक है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन जल्दी आप पाएंगे कि घर के दरवाजे के पास आपको इलाज मिल रहा है। नॉर्थ जॉन का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जापान की मदद से हम इंस्ट्रूमेंट बनाने जा रहे हैं नॉर्थ में। अभी एक टीम जापान को आकर आई है, सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक 300 करोड़ रुपए की लागत से हम आपके जोड़संपड़ में बनाने जा रहे हैं। जोड़संपड़ में जगह उपलब्ध है और जो लोग ये दावा करते हैं वो अपना 20 साल का इतिहास बताइए कि 20 साल में तुमने क्या किया। हमें तो मौका 3 साल में मिला, हमने यहाँ का जो भी है, मेडिकल कॉलेज है, बस स्टैंड है और जो भी क्षेत्रों में विकास किया वो सब लोगों के सामने है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देते हैं। हिंदू हिंदू कहने के बाद हमसे बड़े कोई हिंदू हो सकते हैं? इन्होंने तो हिंदू धर्म के नाम पर जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या मंदिर में हो रही थी तो आधे दिन की छुट्टी की थी, हमारी सरकार ने तो पूरे दिन की छुट्टी की थी। हमसे बड़े सनातनी हो सकते हैं ये? हम गाय पूजन करते हैं, कंजका पूजन करते हैं और ये आजकल कांग्रेस के लोगों को हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाले भारतीय जनता पार्टी की दुकान खुल गई है। ये बस सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा धर्म हमें सिखाता है ईमानदारी से काम करिए, नैतिकता से काम करिए, पारदर्शिता से काम करिए। ये हिंदू संस्कृति है। इनके समय क्या हुआ? इनके समय क्या हुआ? यही सोनिया सिलेक्शन बोर्ड है जहां हिमाचल के कई युवा एक सपना लेकर ये सोचते थे कि आज सरकार में रोजगार दिख रहा है और मुझे मेहनत करनी है और मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। अपने कैडर को मजबूत करने के लिए सोनिया सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक करवाए गए, पेपर बेचे गए। कितने युवा जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहते थे, मेहनत करते थे, कभी नजर तक नहीं मारी थी, योग्य वाली बात है, वो सिलेक्ट नहीं हुए। जिन्होंने पेपर खरीदे, जिन्होंने पेपर लीक करने वालों से पेपर खरीदे, वो सिलेक्ट हो गए। आप लोगों को नहीं पता लगा, हमारी सरकार बनी, मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, पता लगा पेपर लीक भी करवाए जाते थे, पेपर बेचे भी जाते थे और मैंने कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भर दिया। जो पेपर लीक करवा रहे थे, जो पेपर बेचा करते थे, सब जेल की सलाखों के पीछे गए, सब जेल की सलाखों के पीछे गए। पेपर लीक हुआ, लीक का कोई नैतिकता की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाना चाहिए। हजारों बच्चों ने नीट का पेपर दिया, मेहनत की, पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया। अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा तक नहीं मांग सके। ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदू संस्कृति है। पेपर लीक होने पर कोई नहीं मांग सके। पुलिस भर्ती पेपर यहां लीक हुआ, पटवारी भर्ती पेपर लीक हुआ। आज राजा चैनलों में एक भी पेपर लीक नहीं होता है, सबको मेरिट के आधार पर नियुक्तियां मिलती है। और हमने तो और एक काम किया, पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटन टेस्ट होता था, क्लास 1 क्लास 2 पोस्टों का, लेक्चरर का, कॉलेज के स्कूल के लेक्चरर्स का वाइवा होता था। वाइवा के नंबर अलग से लगाकर सेलेक्ट करके जाते थे, रिटन के नंबर नहीं लगाए जाते थे, जोड़े नहीं जाते थे। मैंने कहा ये मेरिट के साथ अन्याय है। जिसने रिटन के नंबर लिए वो सिलेक्ट हो गया, एक बार पेपर सिलेक्ट हो गया। मैंने वाइवे के साथ रिटन के नंबर भी जोड़े। आज पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिटन के नंबर लाता है, पर्सनल में नंबर लाता है, दोनों को जोड़ने के बाद आज उसकी सिलेक्शन की जाती है। ये पारदर्शिता।
कहते थे हमारे कैडर का आदमी। अरे पूरा समाज हमारा, चाहे वो 75 लाख की जनता है, हमारे समाज की अपनी जनता है। वो कैडर नहीं देखती कि बीजेपी का कैडर है, कार्यकर्ता का कैडर है। वो ये देखती है जो सत्ता में आते हैं, जिनको लोग चुनकर भेजते हैं, कि सत्ता में बैठने वाले शासक जो होते हैं वो ईमानदारी से काम करे। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, और अच्छे प्रशासन से सरकार को चला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? ये इन्हीं की सरकार के समय का है। हमने क्या रहे, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, सरकारी स्कूल के शिक्षा के स्तर के गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन किया गया, और क्या पाया गया कि 2021 में, हम तो नहीं थे, 2021 में यह पाया गया कि क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा में हम पूरे देश में 21वें नंबर पर है। 21वें नंबर पर, 21वें नंबर पर तालीम जाने की जरूरत नहीं हो रही, 21वें नंबर पर हमारी सरकार है। हमने फैसला किया, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला किया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की जरूरत है। 3.5 साल के बाद उसी के अंदर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अध्ययन किया। इनके समय 5वीं का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, माँ बाप बड़ी आशा के साथ सरकारी स्कूल में भेजते थे। सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो टीचर है वो टेस्ट के थ्रू लगे हुए थे। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। ये अध्ययन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जयराम ठाकुर की सरकार कर दी। अब जब हमारी बारी आई, हमने मूलभूत परिवर्तन किया। आज हम उसी केंद्र की सरकार ने हमारे सरकारी स्कूलों का गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन किया। हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हिमाचल की सरकार एक फैसला करेगी कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी सीबीएसई में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई सीबीएसई स्कूल खुलता है उसकी फीस 50,000 का साल की है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस 2,000 रुपए है। जब मैंने 150 स्कूलों की सरकार हाथ में घोषणा की, अधिकारी और कई लोग मंत्रिमंडल के सदस्य मेरे से पूछने लगे कि आपने गलत घोषणा कर दी है, इसको धरातल पर लाना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा गांव से पढ़ने वाला बच्चा एचपी बोर्ड में पढ़ रहा है, खुशी, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन साथ ही अगर वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ेगा तो उससे अच्छी बात और क्या होगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सीबीएसई की एक ही शिक्षा है और भविष्य की चुनौतियों का वो सामना करेगा। फैसला हुआ, कैबिनेट ने प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सर जो भी हमने सीबीएसई स्कूल किए उनमें 24,000 सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि अभी लोगों को आशा कम है कि अच्छी तरह चलेंगे। फिर हमने टीचर की नियुक्ति करनी शुरू की। पिछले साल हमने प्रिंसिपलों की नियुक्ति आगे जिलों में कर दी है, आगे में आगे करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कैसे बच्चों की क्वालिटी में सुधार किया जाए, हमने इसके कैडर को चेंज करने की कोशिश की, और टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ में इंटरव्यू करवाए कि 5 साल तक क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, और टेम्परेरी बेस पर 5 साल के लिए टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ, टीचर फिजिक्स, टीचर केमिस्ट्री, टीचर बायोलॉजी, कॉमर्स के सारे टीचरों में टेस्ट हुआ। राज्याचार्य ने टेस्ट किया। आपको बताना चाहता हूं 10 महीने के लिए 25,000 रुपए मिलेगी। जैसे ही इंग्लिश और मैथ का रिजल्ट निकला, सब टीचरों ने ज्वाइन कर लिया, और मेरिट कितनी है जो बच्चे, उनके पास कंडीशन ये है इन सीबीएसई स्कूलों में कि आप प्री नर्सरी से लेकर प्लस 2 तक सबको बच्चों को पढ़ाएंगे।
84% वाले टीचर लगे हमारे, 84% वाले, कुछ जगह 60 वाले भी लगे, लेकिन 84% की बड़ी मेरिट गई। और शिक्षा में तुरंत का बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है, ये बदलाव आज की जरूरत है। अगर अपने बच्चों की भविष्य की चुनौती का सामना करना है और भविष्य से में जो बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करना है, तो हमें शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करना होगा। राजीव गांधी के स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा है ग्रामीण विकास हमारा मूल मंत्र है, पर्यटन हमारा मूल मंत्र है। कोई ये नहीं सोच सकता था, जयराम ठाकुर जी ने तो सोचा था कि पंडित जी मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, मेरा ड्रीम है। आप सत्ता में थे, आप अपने ड्रीम को पूरा करके अच्छा होता, हम आपका सहयोग करते हैं। हम पूरे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना सजाए बैठे। आज जो गग्गल का एयरपोर्ट है, आज उसमें लैंड एक्विजिशन हमने 2,500 करोड़ रुपए के पैसे बांट दिए। हमने सपना नहीं सोचा, हमने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में आगे बढ़े। पूरी लैंड एक्विजिशन 3,500 करोड़ रुपए की हम बांटेंगे। अगर हमारे लिए आर्थिक तंगी है, ये पैसा भी तो हम कर रहे हैं, हमारे हाथ बांधने की कोशिश की गई, लेकिन हम चुनौतियों का सामना करके उठे हैं। 23 साल से भाई राहुल का केस होता है, जिसे किसी ने नहीं जीता, कोई पैसे नहीं लिए। मेरे साथ भी बातचीत करने आए, मैंने कोई समझौता नहीं किया। 401 करोड़ रुपया सरकार की ट्रेजरी में डलवाया, बिल्डिंग और जो होटल है अपने सरकार की जवाब पर करवाया, और हर महीने उससे 2.25 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं। ये सरकार की कटिबद्धता होती है। जेएसडब्ल्यू का केस हाई कोर्ट ने भी उनके समर्थन में कर दिया। 1.5 साल से सरकारी वकील ने अपील तक नहीं की, अधिकारी ने ध्यान तक नहीं दिया। मैंने जब मीटिंग ली तो मैंने पाया कि हमारे 250 करोड़ रुपया हर साल के कट जाते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया, कहते कि टाइम ओवर हो गया, मैंने बड़े वकील किए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। आज 250 करोड़ रुपया प्रत्येक साल का हमारे कराने लगा। इन्होंने क्यों नहीं किया? पिशावरबाद पर समझौता वाला था, यही जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, यही डबल इंजन की सरकार थी। अभी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार तो हमारा दुगना विकास करवाएगी, ऐसा विकास करवाएगी कि जो प्रदेश की संपदा है उसको खंडार कर देगी, खंडार कर देगी। ये विकास इन्होंने करवाया। पिशावरबाद पर उत्तराखंड हिमाचल का पानी राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को चाहिए। मैंने समझौता पढ़ा, मैं भी आपके मन कर सकता था। मैं भी सोचता 5 साल के लिए मुझे जो ऊपर भेजा है, मैं भी ये सोचता कि 5 साल ये ऊपर कोई जवाब नहीं है, मेरे से बड़े बड़े उद्योगपति संपर्क में साध रहे हैं। मैंने वो चीज नहीं की। मैंने कहा ये समझौता प्रदेश के हित में नहीं है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि मेरे हित में नहीं है। सीआर पाटिल वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, मीटिंग हुई, मैंने कहा मैं इस समझौते को नहीं मानता। डिप्टी सीएम को उन्होंने अनुरोध किया कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने सीएम साहब को बुलाइए। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के हित की बात है, सीएम साहब ही इसमें फैसला करेंगे। होम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग हुई, मैंने उनसे स्पष्ट कहा जिन लोगों को पानी की जरूरत है, जो राज्य प्यासे हैं, उनको तो आप राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट कह रहे हो, 90% केंद्र सरकार दे रही है, 10% राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली देंगे, और जो उससे बिजली बनेगी 2 रुपये 30 पैसे के उस समय के हिसाब से उसका पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। पानी हमारा, अगर पानी लेना है मना नहीं है, लेकिन जो बिजली पैदा भी हम देंगे। हमने कहा नहीं, ये समझौता मुझे स्वीकार्य नहीं है। उत्तराखंड के सीएम ने बोला कि ये सीएम हिमाचल ठीक बात कर रहे हैं,
उनकी हिम्मत नहीं हुई, उत्तराखंड के सीएम थी। मैंने कहा कि समझौते पर मैं हस्ताक्षर करने में असमर्थ हूं। आईएएस ऑफिसर होते तो कर देते, जयराम ठाकुर जी ने तो कर ही दिया था, उन्होंने तो समझौता किया, मैंने नहीं किया। और अंत में हमारी बात मानी गई। आज 5 साल बाद उसमें 600 करोड़ 1000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के राज्य में खत्म में पैसा आपके खजाने में आता है, तो इससे सरकारी योजनाएं चलती है, हॉस्पिटल बनते हैं, शिक्षा संस्थान अच्छे होते हैं, पेंशन मिल जाती है। ये हमने किया। और जो दुगना विकास की बात कर रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है और अगर प्रदेश में भी हमारी सरकार आती है, प्रदेश में भी कहते हैं हमारी सरकार आती है, परंपरा चली है कि 5 साल बाद बदलाव होता है, तो हम दुगना विकास करेंगे। पहले तो मैं एक बता देना चाहता हूं, हिमाचल की जनता प्रदेश की संपदा को लुटाने वालों को नहीं आएगी। पहले आप 5 फुट तो ये सहमति बना ले कि आपके एमएलए कितने जीत कर आ रहे हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने एमएलए 22 है, उसमें से 16 एमएलए के चुनाव नहीं जीते और पिछली बार से भी कम सीटें आएगी। और जयराम ठाकुर जी जो रोज बयान दे रहे हैं, विचारों के साथ ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम बने हैं रमन सिंह जी, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें स्पीकर पद पर संतोष करना पड़े, तो कहीं जयराम ठाकुर जी को भी स्पीकर पद पर संतोष न करना पड़े। छत्तीसगढ़ के सीएम थे रमन जी, तो ये चीज कहना, जो प्रदेश की संपदा को लुटाता है उसे जनता कभी नहीं लाती है। क्यों लाएगी में 5000 बीघा बालागढ़ बद्दी में 5000 बीघा आपके तो 1 हजार की रजिस्ट्री होती है और उसमें पैसे लगते हैं स्टैंप ड्यूटी के। बाहर तो पहले टैक्स करने वाला वो भी पैसे लेता है ना, नहीं लेता। फिर तहसीलदार के सामने जाते हैं, फिर बोलते पैसे दे दिए। इन्होंने क्या किया? जो दोगुना विकास की बात कर, 5000 बीघा की जगह 1 करोड़ रुपए के लीज पर बिना रजिस्ट्रेशन फीस के, बिना स्टैंप ड्यूटी के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। अगर उस नारायण बत्ती की 5000 बीघा का आकलन किया जाए तो वो 5000 करोड़ रुपए की जगह है। ये काम इन्होंने किया। हिमकेयर में हिमकेयर योजना स्टार्ट की। इतना बड़ा घोटाला हिमकेयर में हुआ है, कहते हैं कि मेरे द्वारा शुरू की गई योजना को आप बंद कर रहे, नहीं हम बंद नहीं कर रहे। आपके द्वारा शुरू की योजना में जो घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। महिलाओं की बच्चादानी का ऑपरेशन होता है, क्या आपने सुना कि हिमकेयर योजना में पुरुषों की बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया? ये घोटाला उन्होंने किया, फटाफट बिल बनाए, ये देखा नहीं, ये देखा नहीं, और करप्शन की मैंने उसके इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए। 1000 करोड़ रुपया जो आपका पैसा था, 1000 करोड़ रुपया, जिसमें 550 करोड़ प्राइवेट हॉस्पिटलों का पैसा जो उसमें अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो रुका दिया गया। जब सरकारी हॉस्पिटल में मैं 5 लाख रुपए पर डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, आप अंदाजा लगाइए किस तरह जनता को बेवकूफ बनाया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर के हॉस्पिटल भी पैनल करवा दिए गए। हम सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर लाने के लिए 5 लाख 6 लाख रुपया दे रहे हैं, उनको 500 करोड़ रुपया हिमकेयर घोटाले के दे दिए। इंक्वायरी चल रही है क्योंकि बीजेपी ने मांग की, हमने उनकी मांग कर इंक्वायरी कर दी। ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया। हम इससे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर मंडी के लोग फौज में भर्ती होते थे। मैं अपने गांव में देखता था, सवेरे 4 बजे उठकर युवा साथी दौड़ लगाए हुए होते थे और कहते थे कि मैंने फौज में भर्ती होना है। और इन जिलों में फौज में भर्ती होने वाले जब हमारे फौजी है, सर्विसमैन
पढ़ाई करवाई, अच्छे शिक्षा संस्थान में बच्चे पढ़े। अब क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की 12 साल पुरानी सरकार ने फौज में भर्ती की, जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर कमी कर दी गई। किसी एमपी ने सवाल नहीं उठाया। सबसे ज्यादा परमवीर चक्र देने वाला प्रदेश हिमाचल प्रदेश, देश का सर्वोच्च परमवीर चक्र रक्षा के क्षेत्र में देश में गुणगान होने वाला, 4 परमवीर चक्र जीतने वाला हमारा प्रदेश, उसके फौज की भर्ती में परसेंटेज कम कर दी गई। फिर अग्निवीर भर्ती बंद कर दी गई। 4 साल बाद लोग यहाँ गए अग्निवीर। फिर मनरेगा बंद कर दिया गया। और इस राज्य के जो 1952 से आरडीजी मिल रही थी, हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया आपको मिल रहा था, वो बंद कर दी गई। 50,000 करोड़ 2026 से 31 तक हिमाचल प्रदेश को मिलना था, वो बंद कर दी गई। फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के लोग वोट देंगे? पेपर भर्ती, पुलिस भर्ती पेपर लीक इन्होंने करवाया। राज्य जो कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें पटवारी भर्ती लीक इन्होंने करवाया। पेपर इन्होंने बेचे, प्रदेश की संपदा को इन्होंने बेचा, मनरेगा काम इन्होंने करवाई। सिर्फ इस नाम पर कि राम मंदिर बनाया। हमारे सब धर्म में राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, राधा जी का भी मंदिर है, सबकी पूजा होती है। सुबह उठकर हम सब लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपनी संस्कृति को से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छा इंसान बने, समाज के अच्छे लोगों की सेवा करें। वो एक कुछ करेंगे, फिर भी बीजेपी या तो चुनाव जीतती है, नहीं जीतेगी वैसे, लेकिन इस जिला में अगर जीतती है तो इस जिले का दुर्भाग्य होगा, प्रदेश में वो कोई मानने वाला है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 1.5 साल है, हम प्रदेश के विकास में आगे बढ़ेंगे, बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रयास है कि जो पैरा मेडिकल स्टाफ है इस दिसंबर तक सभी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो जाए। इनके समय हॉस्पिटलों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या 35% थी। कितनी थी? 35% के करीब। हम उसको बढ़ा रहे हैं, 85% के करीब पहुंच चुके हैं। हम अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं लेके आए, हम विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए योजना लेके आए, हम आम आदमी के परिवार के लिए भी योजना लेकर आए कि जिसकी 12 लाख रुपया साल की इनकम होगी, उसका बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, IIT में जाता है, IIM में जाता है, नीट में सिलेक्ट होता है, उसको 1% के ब्याज की दर पर 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। आप उसकी एप्लीकेशन हायर एजुकेशन में दे सकते हो और आपका पैसा पूरा हो जाएगा। ये पैसा आपका। हम लोग तो 5 साल के लिए संरक्षण पढ़ के आते हैं, 5 साल बाद आप उसको चुनकर भेजते हैं। आप फैसला करते हैं कि हमें किसको चुनना है, और उसके बाद इस लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होता है उसके आधार पर सरकारें बनती हैं। हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपको भी चश्मा बदलने का समय आया है। यहां भी हजारों रुपए की संपत्ति को लूट लिया गया। माइनिंग में हजारों आपकी संपदा, खड्डों से जो रेता रोड़ी निकल जाता है, वो किसी एक व्यक्ति की संपदा नहीं होती। सिर्फ अपनी जमीन ही अपनी संपदा ना मानिए, राज्य की संपदा भी होती है। आपको उस सारे चश्मे को उतार कर देखना है, और भविष्य में जो चुनाव होगा उसमें उस ईमानदारी वाले चश्मे को देखना है कि किसकी नैतिकता मजबूत है, कौन आपकी सेवा कर सकता है, कौन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर सकता है, किसके मन में दर्द है, किसके दिमाग में आपकी पीड़ा है, वही व्यक्ति आपकी यहां से चुनकर आना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हम उसमें आपको महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज बेचारे 12 आदमी थे जिनको शॉपिंग दुकान थी, उनको हमने दुकान दी। जो आगे दरबार वाले हैं
आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी दरबार वाले बेचारे बैठे गरीब लोग हैं, मैं एक बात क्या कहना चाहता हूं, हम उस जगह भी आपको जगह उपलब्ध करवाएंगे जो सिटी टाउन बन रहा है, जो शॉप भी बन रही है, तब तक आपके लिए जो हमको करना होगा हम उसको करेंगे। लेकिन जो नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें भी जो हमारे दुकान छोड़कर जाएंगे, आने वाले समय में जब वो बनेंगे तो हम आपको दुकान उपलब्ध करवाएंगे। मैं एक और योजना लेकर आ रहा हूं, कई परिवारों के घर सदियों से एक बंगला एक विश्वा में सरकारी जगह में बने पड़े हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है, आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेते हैं, जो एप्रोचमेंट है एक बंगला एक विश्वा या 5 बंगले 5 विश्व है, जो पूर्वज काल से चली आ रही है, उसको लीज पर देने पर हमारी सरकार भविष्य में विश्वास करती है। हम इस सरकार से भी आम लोगों के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनका किसी का कमरा बन गया, कोई रोता हुआ आता कि आज तोड़ दिया, ये हिमाचल के लोग हैं, तो इनके लिए हम एक योजना लेकर आ रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी ये सारी चीजें, जो एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि कल स्कूल को एचपी बोर्ड का कर दिया जाए, भाई उसमें फीस भी तो एचपी बोर्ड की है, सीबीएसई में अच्छा पढ़ाओ, उसको प्लस उनको सीबीएसई किया जा सकता है, वो 4 किया जाएगा जो आपने कहा। लेकिन जब फीस एचपी बोर्ड की है तो बच्चों को अच्छा पढ़ाने में आज क्या है कि उसको सीबीएसई ही रहने दे, नया दर स्कूल में सीबीएसई कर देते, तो बंद नहीं करते, नहीं तो दोनों में बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। एचपी बोर्ड के बारे में विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा। जो रामलीला ग्राउंड है और लोकल बस स्टॉप की जो प्रॉब्लम सुनील शर्मा जी ने बताई है, उसको आगे देखा जाएगा और जो हो सकता होगा उसको किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस क्षेत्र को नगर निगम इसलिए बनाया गया है ये बताना चाहता हूं। ये जो हमने बनाया है, इसमें कोई टैक्स किसी को नहीं लगेगा, पर पैसा बहुत भरपूर मिलेगा। आने वाले 5 सालों में जो भी नगर निगम क्षेत्र में हमारे क्षेत्र आए हैं, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और दूसरा, कुछ क्षेत्र नगर निगम का बाहर निकलना चाहता है, उसको भी हम बाहर निकालने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है।